अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। वफाक में इत्तेहादी हुकूमत को आने वाले दिनों में बजट पेश करना है। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म होनी है। इससे पहले हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने का ये आखिरी मौका होगा, लेकिन मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में अमली तौर पर रिलीफ बजट देना मुमकिन दिखाई नहीं देता। देखना यह है कि हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें इस मुश्किल मरहले से कैसे गुजरती हैं, क्योंकि इत्तेहाद में शामिल कई छोटी बड़ी जमातों ने मुआशी कारकर्दगी पर तनकीद करना शुरू कर दी है। इसके बाद दूसरा बड़ा चैलेंज इलेक्शन का फैसला है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है। मौलाना ने मीडिया से भी बात की। आप समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो इस साल होने चाहिए? इलेक्शन की डेट हमने माजी में जितने फैसले किए हैं इख्तिलाफ राय के बावजूद हम एक इत्तेफाक राय पर पहुंचे हैं और हमने फैसले किए, चाहे अदम एतमाद का हो, चाहे अब इलेक्शन की बात आएगी तो उस पर भी एक मुत्तफ़िक़ा फैसले ये हम करेंगे। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यानी अभी तक इलेक्शन के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है और ना ही इंतखाबी इत्तेहाद पर इत्तफाक हुआ है। ताहम नून लीग के सीनियर वज़रा जिनमें ख्वाजा आसिफ शामिल इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक अक्टूबर में होंगे और PDM इंतखाबी इत्तेहाद भी बनेगा। ये अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, जो शेड्यूल है उसके मुताबिक इलेक्शन हो। आने वाले इलेक्शनों में मौजूदा कोलिशन हुकूमत जो है को इसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर 4-5 पार्टियां जो है ना, PMLN भी लड़ती है एक सीट के ऊपर, पीपल्स पार्टी भी लड़ रही है, PTI भी लड़ रही है, PMLQ भी लड़ रही है, तो फिर रौला ही पड़ेगा ना। फिर तो उसमें कुछ नताइज जो है जो सही तरह निकल तो नहीं सकेंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद ने कहा है कि अगले इलेक्शन से कबल वफाकी और निगरान हुकूमतों की मुद्दत में 6 माह की तौसीह हो सकती है। मेरा ख्याल है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करके चली जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, तब देखना पड़ेगा कि उस केयर टेकर गवर्नमेंट की कारकर्दगी कैसी है। अगर वो इस तरह की हुई कि पाकिस्तान टेक ऑफ करना शुरू हो गया तो वो भी लंबी चल सकती है। पार्लियामेंट भी 6 मंथ चल सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट का तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है ना भाई। आम बात यह है कि इलेक्शन और इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से काफ लीग की पोजीशन मौलाना और पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ दिखाई देती है। दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले PTI के इलेक्टेबल्स रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों का रुख भी हो रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन और काफ लीग को फेवरेट डेस्टिनेशन समझा जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर और फॉर्मर गवर्नर चौधरी सरवर साहब। उनसे पूछेंगे कि काफ लीग की क्या हिकमत अमली होगी इस सारी सूरत हाल में। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सरवर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं काफ लीग के, फॉर्मर गवर्नर हैं। उनसे ज़रा बात करेंगे कि ये सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, काफ लीग की क्या स्टैंडिंग होगी, क्या पोजीशन होगी इस सारे मामले में। चौधरी साहब, काफ लीग में शामिल होने के बाद फर्स्ट टाइम मेरे शो में आए हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में काफ लीग की तरफ से की क़यादत जहांगीर तरीन को पैगाम देती थी कि चौधरी सरवर से जान छुड़वाएं। ये एकदम चीज़ें तब्दील कैसे हो गई हैं? अब चौधरी सरवर साहब जो हैं वो ख़ुद काफ लीग में चले गए हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सूबाई सदर बन गए हैं। काफ लीग बदल गई है चौधरी साहब, या आपने जो है वो हालात से समझौता कर लिया है? क्या हुआ है? देखें, बात यह है कि परवेज़ अलाई साहब चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और मैं तो तहरीक इंसाफ से 1 साल से तहरीक इंसाफ से मेरा कोई ताल्लुक़ जो है वो नहीं था। तो मैं तो पहले 8-10 महीने तो आपको पता है कि फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ था, और अल्लाह के फजल करम से सरवर फाउंडेशन ने और दूसरी हमारी जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अरबों रुपए का माशाल्लाह हमने काम किया। लाखों राशन पैक जो हैं ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचाए, मेडिकल कैंप लगाए, टेंट लगाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हुकूमतों से ज़्यादा काम जो है फ्रंट लाइन पे हमने किया। तो इसलिए मैंने उस वक्त के लिए सियासत जो है उसको अबांडन कर दिया
और जब भी मुझे पूछा जाता था मैंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी जो है पहले सैलाब ज़दगान की मदद करना है। तो उसके बाद फिर आपको मालूम है कि जो इलेक्शन हैं उनमें बहुत कम वक्त था, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मेरी मीटिंग हुई और चौधरी शुजात हुसैन को मैं समझता हूँ कि एक रवादार सियासतदान हैं। और आज भी अगर इस मुल्क में किसी लीडर को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ रिस्पेक्ट करती हैं या जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकता है, उसका नाम चौधरी शुजात है। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब फिर जब छोड़ के चले गए तो मैं वैसे भी जब लोग मुश्किल में होते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होने का सारी उम्र यही किया है। मैं अपना ज़ाती नफ़ा नुकसान नहीं देखता। तो उन हालात में जबकि तो सर एक एतराज़ तो ये उठ सकता है कि अब तो खान साहब भी मुश्किल में हैं, फिर आप उनके साथ क्यों नहीं? देखें, अब मैं जमाते रोज़ तो नहीं बदलूँगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर मैं खान साहब के साथ होता तो पहले तो मुझे यकीन है कि मैं ज़बरदस्ती भी चाहे मशवरे देता तो मैं ज़रूर देता और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात में ना आती जिन मुश्किलात में आज तहरीक इंसाफ आपके है। ख्याल में खान साहब को तो सबसे अब गलत भी मशवरे आपको किसने मालूम दिए है और कि इस हद तक मैं पहुंचाया? देखें जी, मैं तो पहले ही कहता था, आज से 2 साल पहले भी कहता था, 1.5 साल पहले भी कहता था कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। हमें अपनी जो है डिलीवरी जो है गुड गवर्नेंस पे तवज्जो जो है वो देनी चाहिए। बाकी कौन करप्ट है कौन नहीं है, किसको परस्यू करना है, किसको जेल पहुंचाना है, ये अदालतों का काम है। हुकूमतें तो नहीं कहती कि फ़लाँ को मैंने जेल में डालना है, फ़लाँ को नहीं डालना है। तो एक दूसरा जो उनके इर्द गिर्द मशीर थे तकरीबन सभी मेरे ख़्याल में छोड़ गए हैं और बदकिस्मती से उन लोगों ने हालात जो हैं इस हालात तक पहुंचाए हैं। और आज जो भी मुश्किलात हैं वो सारी जो हैं इन मशीरों की वजह से। अगर आप 3 बंदों का बता सकें वो कौन मेन 3 लोग थे जिनकी वजह से खान साहब यहाँ पहुंचे? बाकियों को तो चलें, क्या नाम गिनना सारों? देखें, अगर आप मुझे 3 नाम, अगर आप 3 से फिर कहेंगे 6 तो 3 बता दें सर, मैं 6 नहीं कहूँगा आपको। मुश्किल होगा फिर नहीं पूछेंगे आप नहीं, चौथा भी नहीं पूछूंगा। एक तो उस्मान बुज़दार साहब जो पार्टी छोड़ गए हैं। दूसरा मैं समझता हूं कि शहजाद अकबर साहब हैं जो 190 मिलियन वाला सारा केस है, वो जो अलकादर ट्रस्ट केस को जिस कहते हैं, तो वो सारा जनाब शहजाद अकबर साहब की मेहरबानियों से हुआ था। क्योंकि अगर मुझसे पूछ लेते तो मैं तो 2002 में जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून बरतानिया में बना था तो मैं तो उन कानून बनाने वालों में शामिल था जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि जो लोग लूट खसूट करके नाजायज़ पैसा कमा कर बरतानिया आते हैं और लंदन को उन्होंने सेफ़ हेवन बनाया हुआ है, वो पैसा अगर साबित हो जाए कि वो लेजिटिमेट नहीं है तो वो उनसे कंफिस्केट करके जिस मुल्क से पैसा आया है उस मुल्क की हुकूमत को दे दिया जाए। तो वो पैसा जो है वो हुकूमत के अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन वो बिज़नेसमैन के अकाउंट में चला गया, जो केस आज खान साहब जो हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि मुश्किल में है। और फिर जो हमारी डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थी फराह गोगी साहिबा, तो वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी यहाँ अपना किरदार जो है। तो ये 3 मेन फैक्टर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया खान साहब के डाउनफॉल में। अब जरा मुझे ये बताइएगा सर कि और भी बहुत एक्टर हैं, लेकिन एक्टर के सारे के नाम मैं तो नहीं लेने। चले 3 के फिर और बता दें अगर आप कह रहे हैं। और जी आप फैसल वाडा से पूछ लें, कुछ नाम वो भी दे देंगे। अच्छा चले सर, मुझे ये बताइएगा, अब आप ज़ाहिर चीफ ऑर्गेनाइजर हैं काफ लीग के, एक 35 लोगों का डेमोक्रेट्स ग्रुप बना, कुछ लोग पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, कुछ जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहे हैं, काफ लीग ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रही? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये परसेप्शन जो है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तादाद में तलबा और तालबात ले लें, हमारे नौजवान ले लें, हमारे जो हैं मज़दूर ले लें, हमारी ट्रेड यूनियंस ले लें, हमारे वकला ले लें, हमारी ख़वातीन ले लें, तो सबसे ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं जमात इस्लामी से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं,
पीपल्स पार्टी से लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और बहुत से लोग जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से डिसोल्यूशन हो गए हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो जितनी पजीराई जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मिल रही है और जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप पजीराई सिर्फ उन्हीं को समझते हैं कि जो अपना एक जो है पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरे से तीसरी पार्टी, या वो लोग जो हैं जिनको आप इलेक्टेबल कह रहे हैं तो उनका कह रहे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल में अभी तक कोई फ़ैसला जो है वो अक्सरियत जो है उन्होंने अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का फ़ैसला नहीं किया है। तो अगर मैं भी जो है जो आए उसको लेना शुरू कर दूं तो 10 MPA मैं कल अपनी पार्टी में शामिल कर सकता हूं। इलेक्शन की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की पाकिस्तान में ये रियलिटी तो है ना। मेरी सुन ले, मैं रियलिटी की आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को पार्टी में नहीं लूँगा जिसके बारे में मुझे इल्म है कि उसने जो डेवलपमेंट के फंड्स हैं उसमें कमीशन लेके, किक्स बैक लेके अपनी जेब में पैसा जो है वो डाला है। तो इंशाल्लाह जो लोग भी हमारे पास आएंगे साफ़ सुथरे लोग जो हैं, ऑनेस्ट लोग जो हैं, ताकि जब हम एक प्लेटफार्म पे अपने कैंडिडेट के साथ खड़े होंगे तो हम फ़ख्र से कह सकें, चैलेंज कर सकें कि बताओ इसमें हमारा कौन सा है जिस पे किसी पे भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं। तो ये जो ज़्यादातर दूसरी जमातों में जा रहे हैं, जो ग्रुप्स बन के जा रहे हैं या जो दूसरी जमातों में जा रहे हैं, वो ज़्यादातर करप्ट लोग। कौन जा रहा है भाई, नाम तो को लें। ये जो साउथ पंजाब में जरदारी साहब ने लोगों को लिया है, ये तो इसमें कई लोग तो ऐसे मुझे बताए ना, एक में बताया ना जो सीट जीत सकता है। भाई सीट जो जीत सकता है उसका बताएं मुझे कोई नाम। तो जो तरीन साहब के पास लोग मिल रहे हैं, तो मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं। जो तरीन साहब से लोग मिलने जा रहे हैं, मिलने वाली और बात है। 4 हफ्ते देखिए, मेरी बात सुने। मिलने से बात नहीं चलती। बात यह है कि कौन लोग हैं जो पार्टी में आ रहे हैं। जब पार्टी बनेगी तो सारी दुनिया के सामने चीजें जो हैं वो आ जाएंगी। अभी आप लेकिन जिन लोगों को मैं चाहता हूं या जिन लोगों को पार्टी में लाना चाहता हूं, वो मैं आई एम मोर देन हैप्पी कि वो मेरे साथ शामिल हो रहे हैं। तो आप अभी कह रहे हैं जो लोग मुलाकातें कर रहे हैं उनका कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, वो सिर्फ अभी मुलाकातें कर रहे हैं और जरा देख मुलाकातें तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं चूंकि तस्वीर बना के अखबार में या टेलीविज़न पे नहीं देता, तो मुलाकातें तो मेरे ख्याल में मुझसे सबसे ज़्यादा जो लीडर्स हैं या MNA MPs हैं मुझसे मुलाकातें कर रहे हैं। सर ये हाशिम डोगर मुराद एनीबॉडी होगा जिससे मैं मिला नहीं हूँगा। हैं जी, हाशिम डोगर और मुराद रास वगैरह ने जो ग्रुप बनाया 35 MPs का, इनसे हुई आपकी मुलाकात? देखें भाई, वो तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि हम अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है बना रहे हैं। लेकिन तकरीबन मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हार्डली एनी लीडर होगा या पार्टी का MNA MPA जिसको मैं टेलीफोन पे मुझसे बात ना हुई हो या मिला ना हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि आइडेंटिफाई करूँगा तो मैं फिर पिक्चर अखबार में TV पे देता, फिर आपकी बजाने की बजाय। अच्छा सर, पिक्चर अखबार TV, हम भी TV के लिए काम कर रहे हैं। हम थोड़ी रेडियो के लिए काम कर रहे हैं। चाहिए साहब मुझे ये बताएं आप कि ये तनवीर इलियास वाला क्या मामला हुआ था? ये आए आपके साथ खड़े, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया इनका, ये फिर उधर जरदारी साहब से मिलने चले गए और वहीं पर वो तरदीदें करने लग गए। ये क्या हुआ था माजरा? बस इस पे कमेंट मैं नहीं करना। हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और कभी भी दोस्तों के बारे में नेगेटिव बात मैं नहीं करता। अच्छा चलें, ये तो कह सकते हैं उन्होंने ठीक किया या गलत किया? नहीं, जो भी किया उन्होंने ठीक ही किया। अच्छा, और कोई कमिटमेंट की थी आपके साथ पहले? मैं देखे ना, फिर वही बात आप मुझसे करवाना चाहते हैं। मैं किसी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं पड़ता। नहीं, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे कोई कमिटमेंट की थी आपके साथ? मैंने कहा कि नो कमेंट। अच्छा, लगता ये है कि अभी कोई चांस है उनके वापस आने का? नहीं, वो मैंने इतना पता है कि वो मुझे भी अपना बड़ा भाई कहते हैं। चौधरी शुजात साहब की भी बड़ी वो इज्जत करते हैं और हमारा उनके साथ बड़ा एहतराम का रिश्ता है। सर ये मुझे बताइएगा, परवेज़ इलाही जिस सूरत हाल से इस वक्त दो चार हैं, जो उनके मसाइल हैं, काफ लीग की ऑफिशियल पोजीशन इस वक्त क्या है? क्या वो जो है वो PTI से खुद को अलग कर लेंगे? आपको क्या लगता है? और क्या काफ लीग में उनके लिए जगह है? देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा वाज़ेह है
कि कोई भी जो है शख्स अगर उस पर कोई इल्ज़ामात हैं तो उनका जवाब जो है देना चाहिए, शामिल तफ्तीश होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम किसी को भी विक्टिमाइजेशन जो है किसी की भी, चाहे वो हमारी मुखालफ पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन कानून जो है वो सब के लिए बराबर होना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब की हो रही है विक्टिमाइजेशन? नहीं, मैं तो कहा कि ये मेरा काम तो नहीं फैसला करना कि क्या है, मुझे तो नहीं इल्म कौन से केसेस हैं, क्या एजेंसीज़ के पास उसके प्रूफ हैं, क्या वो करना चाहते हैं। तो आई लीव इट टू दी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ एंड लीव इट टू द कोर्ट्स। ओके, तो ये जो शाफे हुसैन साहब ने बात की है वो ख़ानदानी तौर पर वापस आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन पीटीआई से अलग हों तो अपनी पार्टी बनाएं, तो इसका मतलब काफ लीग में उनके लिए कोई जगह नहीं? अगर आप देखें ना, आपने मुझसे इतने सवाल किए हैं जिसका जवाब आपको खुद पता था कि शाफे साहब ने क्या कहा है। जी जी, मैं बिल्कुल वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना। अब आप चीफ ऑर्गेनाइजर है ना सर पार्टी के, तो आपसे सिर्फ समझना ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि आपने अभी पार्टी को बनाना है। मैं कभी भी, आपको मालूम है कि जो फैमिली इश्यूज़ हैं वो मैं जो हैं सालिक हुसैन साहब हैं, शाफे साहब हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, क्योंकि अगर मेरी अपनी फैमिली का कोई इशू हो तो मैं नहीं चाहूँगा कि चाहे वो पार्टी का कोई लीडर हो वो मेरी फैमिली के मामलात जो हैं उनमें दखल दे। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बेस्ट यही है कि जो उनके फैमिली के इशू हैं, मैं तो फैमिलीज़ को जोड़ने के काम तो आ सकता हूँ, लेकिन डिवाइड करने के लिए अपना किरदार नहीं अदा। अच्छा चले, लेट मी रीफ्रेज दिस क्वेश्चन। ये फैमिली मैटर्स एक तरफ कर देते हैं, आपकी ज़ाती ख्वाहिश क्या है? परवेज़ इलाही साहब को काफ लीग में आना चाहिए? देखें ना, वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसका फ़ैसला जो है वो अभी, पहली बात तो यह है कि अभी तो हमें किसी ने अप्रोच भी नहीं किया, ना इन्होंने उनको अप्रोच किया है, लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के भी बड़े हैं, फैमिली के भी बड़े हैं, तो मैं तो ये फ़ैसला उन्हीं पे छोड़ना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि सिर्फ परवेज़ इलाही साहब के केस में ये मामला, आप कहते हैं कि चौधरी शुजात साहब फैसला करें कि उनको पार्टी में लेना है या नहीं लेना, इसमें आप अपनी कोई राय नहीं देंगे, यस नो नहीं होगा? बिल्कुल मेरा वाज़े मौक़िफ़ है। ओके सर, अब ज़रा आते हैं, ये आपने पीडीएम पर तनकीद की है, उनकी गवर्नेंस पर। ज़ाहिर आप पहले तो और पोजीशन थी आपकी, उस बुनियाद पर आप करते थे, लेकिन आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुआशी चैलेंजेस और सियासी मसाइल हल करने में वो नाकाम हो गए हैं। तो काफ लीग तो खुद भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है, तो क्या काफ लीग की भी नाकामी है ये? जी, पहली बात तो ये है कि जो भी हालात और वाक़यात होते हैं, हमें हक़ाइक़ जो हैं उस पर बात करनी चाहिए। तो मैं जब नून का गवर्नर था तो उस वक़्त जो भी कोई पॉलिटिकल फेलियर होती थी या मुआशी फेलियर होती थी तो मैं अपना जो है राय देता था। फिर मैं जो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर था, और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि 1 दिसंबर 2021 को मैंने पाकिस्तानियों को एक बड़े इज्तिमा से बात करते हुए कहा था कि जो IMF के साथ कड़ी शराइत पे हम $2 बिलियन ले रहे हैं और अपने मुल्क को गिरवी रख रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान होगा। तो मुझे एज ए गवर्नर कहते हुए अपनी हुकूमत पे तनकीद करने पे कोई किसी ने नहीं रोका, और ना मैं अपनी तनकीद करने से कभी रुका हूँ। अब भी मैं समझता हूँ, और आप भी मुझे बता दें, अगर आप समझते हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत पहले से बेहतर हुई है, महंगाई जो है कम हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास आ गए हैं, तो फिर तो मैं भी कह देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ये पूछेंगे कि मुल्क की माशी सूरत हाल क्या है, तो मैं यही कहूँगा कि माशी सूरत हाल जो है वो परेशान कुन है। पाकिस्तान के अवाम परेशान हैं, पाकिस्तान के जो मुतवसत घराने के लोग हैं, वर्किंग क्लासेस हैं, वो अपनी बिजली का बिल नहीं दे सकते, उनको जो है अपने बच्चों की फ़ीसें नहीं दे सकते। यूनिवर्सिटी में बच्चों को लोग जो हैं कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से बच्चों को तालीम से हटा रहे हैं कि उनकी वो फ़ीसें नहीं दे सकते। फिर वो बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए दुनिया के मुल्कों में गए हैं, उस वक्त डॉलर जब 150 का था, अब 300 का हो गया है, तो अब उनको डबल ख़र्चा जो है उनके बजट में नहीं है। तो मैं क्या कहूँ कि भाई नूद की नहरें बह रही हैं इसलिए कि हमारे 2 मिनिस्टर जो हैं वो PDM की गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक नाकाम हुकूमत के साथ और एक महंगाई का तूफान लाने वाली हुकूमत के साथ और बुरी मुआशी पॉलिसी रखने वाली हुकूमत के साथ काफ लीग क्यों है? लदा हो जाए। देखें, पहली बात तो ये है कि मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, और मैं समझता हूँ कि इन हालात में बेहतरी जो है, साउंड अगर मईशी पॉलिसियाँ हों
तो आ सकती है। तो जहाँ तक हमारा जो है पीडीएम के साथ हम हिस्सेदार क्यों हैं, तो भाई मेरे पार्टी में आने से पहले हम जो है वो पीडीएम का हिस्सा थे। तो अगर मैं पीडीएम का पहले हिस्सा होता तो मैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो भी मैं समझता हूँ कि वो ज़रूरत नहीं थी। और तहरीक इंसाफ को अपने 5 साल अगर पूरे करने दिए जाते तो मैं समझता हूँ कि कोई उनका टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। तो इन्होंने कहा नहीं, हम मुल्क बचाने के लिए आए हैं, अपनी सियासत कुर्बान कर दी है। लेकिन अब जो है जो हालात हैं मुल्क के मुआशी, वो पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, हम सब के लिए परेशान कुन हैं और उनमें बेहतरी आनी चाहिए और एज ए जो हैं हमें उनको एडवाइस देने का पूरा हक है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं ना सियासत बची ना मईशत बची। चलो अब एक स्टेप फर्दर चले गए। नहीं मतलब ऑब्वियसली जो कंक्लूजन तो मैं निकालूंगा ना गुफ्तगू से, वो ये आप बता रहे हैं कि ज़ाहिर है अगर ये ना गिराते तो आज वो खुद अनपॉपुलर होते, उनकी गवर्नमेंट अनपॉपुलर होती। इन्होंने ये फैसला किया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये देखें बात सुने आदिल, बात सुने। बात ये है कि जहाँ तक महंगाई है नहीं चला, लेकिन तहरीक इंसाफ भी तो अपने आप पे खुद का शमला करने में वो भी तो मास्टर है ना। तो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उससे तहरीक इंसाफ को भी मैं समझता हूँ कि जितना महंगाई करने से और मईशत की नाकामी की वजह से जितना नुकसान पीडीएम की जमातों को हुआ है, 9 मई के वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ को उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि नाअहली का मुकाबला है। बस जी, मैं तो अगर आप ये सच्ची बात पूछें तो अगर इनका कंपटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पीडीएम का करें तो ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि नाअहली का मुतालबा है। नाअहली का मुकाबला। अच्छा सर, आपका एक स्टेटमेंट गुजरा है मेरी नज़र से कि हाल ही में आपने एक बयान दिया जिसमें कहा कि इमरजेंसी या किसी और वजह से इलेक्शन मुलतवी करने के हक में नहीं है। आपको क्या लगता है इलेक्शन क्या वक्त पर नहीं होने जा रहे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मुझसे सवाल पूछा गया। अगर आप भी मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि 13 अगस्त को असम्बलियों की मियाद जो है वो पूरी हो रही है, तो असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ाल्व होनी चाहिए। यही पाकिस्तान का कानून कहता है, यही पाकिस्तान का आइन कहता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे है कि शायद ये एमरजेंसी लगने वाली है या कोई और काम होने। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अगर नहीं होते इलेक्शन वक्त पर, और जिस तरह वो मखदूम अहमद महमूद साहब कह रहे हैं कि जी हो सकता है निगरान हुकूमत 6 माह के लिए आ जाए, तो क्या व्हाट वुड बी योर स्टांस? देखिए, अभी तो कोई भी बात कहना कबल वक्त है। मुल्क के मुआशी हालात जो हैं वो बड़े परेशान कुन है। IMF से हमारे मामला जो हैं वो तय होने पा नहीं रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, मैंने मखदूम साहब का बयान जो है अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आइन है वो तो कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन हो। अगर असम्बली जो है वो 1-2 दिन पहले तोड़ दी जाती है तो 90 डेज़ में इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। तो आप ठीक है 90 डेज ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन अगर ये मामला आगे चला जाता है तो काफ लीग का फिर क्या स्टांस होगा? वैसे मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ। आप मतलब देखिए, ये आप वो सवालात कर रहे हैं जिस पे आप सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। जब ये बात आएगी तो मैं कोई जो है हमारी पार्टी की एक एग्जेक्टिव कमेटी है, हमारी पार्टी की पंजाब की कमेटी है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त हम जो है जो भी हालात और वाक़यात होंगे उसके मुताबिक जो है वो पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय यही होगी कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। सर बट ये बईदस कयास नहीं है ना मतलब ये ऐसा सवाल नहीं होगा। पंजाब और KP में हम देख चुके हैं ना कि इंटरिम्स प्रोलॉन्ग कर गई हैं। दैट इज़ नॉट बियॉन्ड इमेजिनेशन। देखें आदिल, वो एक मैं समझता हूँ कि वो गलत फ़ैसले थे असम्बलियों से रिज़ाइन देना। ये PTI का वो बादशाह हैं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। जिससे तहरीक इंसाफ को भी नुकसान हुआ, अपोजिशन ना होने की वजह से मुल्क को भी नुकसान हुआ। फिर 2 सूबों की हुकूमत जो है वो तोड़ दी। फिर फ़ौज के साथ कन्फ्रंटेशन जो है ये किसी भी जो है मुहिब्बत पाकिस्तानी के लिए बहुत तशवीशनाक है। देखिए, मैं 40 साल मुल्क से बाहर रहा हूँ। जब भी कभी इंडिया के लोग या इंडिया की हुकूमत
पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में कोई नेगेटिव बात करती थी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देते थे और उनको जुर्रत नहीं होती थी कि हमारी मसल्ला अफवाज के साथ एक लफ्ज़ भी कहें। तो फिर जब पाकिस्तानी ख़ुद मुल्क में बैठ कर अपनी फ़ौज पे तनकीद करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, और मेरा माजी गवाह है कि मैं 1 साल से अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को हमेशा अपील भी करता रहूं कि खुदा के लिए कुछ मर्ज़ी हुकूमत पे तनकीद कर लें, गालियां दे लें, PDM को दे लें, मुझे दे लें, लेकिन पाकिस्तान की मसल्ला अफवाज जो हैं उनको बारे में मलाइन करना, उनके बारे में प्रोपेगेंडा करना वो मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। तो हमारे इंडियन जो लोग हैं वो कहते थे इतना नुकसान तो भाई इंडिया ने 75 सालों में नहीं किया जितना नुकसान आपके अपने पाकिस्तानी जो हैं अमेरिका में बैठे, बरतानिया में बैठे, यूरोप में बैठे। तो मेरे भाई ये चीज़ें जो हैं देखें, जब मैं फ़ौज की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि शायद मैं कोई फ़ौज का आदमी हूँ, लेकिन मैं अगर कोई बात करता हूँ तो मैं तो मुल्क के इंटरेस्ट में बात करता हूँ। मैं आज भी इस बात पे बिलीव करता हूँ कि गलतियां हम में हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस में हैं। मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई गलतियां नहीं की होंगी, लेकिन आपके मुल्क की जो फ़ौज है वो आपकी सलामती की ज़मानत है। और फिर उन अपने भाइयों को, नौजवानों को जो बहादुरी के साथ सरहदों पे अपनी जान जो है ख़तरे में डाल के हमें हफाजत दे रहे हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वज़ीरिस्तान में जंग कर रहे हैं, और फिर जो है जब फ्लड आता है, ज़ल्ज़ला आता है, मुल्क पे कोविड-19 आता है, तो ये जवान सबसे पहले जो हैं वो पाकिस्तानियों की मदद को आते हैं। तो भाई उनको हमें जो है इज्जत देनी चाहिए, हमें उनको क्यों हम कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। चौधरी सरवर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर काफ लीग, फॉर्मर गवर्नर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ कैसे इस सारी सूरत हाल में आगे बढ़ना चाहती है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ गिलगित बल्तिस्तान की। गिलगित बल्तिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, टूरिज्म से हटके वहाँ क्या क्या हो रहा है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां मुल्क में जारी सियासी तनाव अरूज पर है, वहीं मुल्क के शुमाली खित्ता गिलगित बल्तिस्तान के तूलो अर्से तालीम, सेहत और सयाहत के मैदान से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। 28,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला गिलगित बल्तिस्तान कुदरती हुस्न से माला माल है। इंतजामी एतबार से ये इलाका 3 डिवीजन और 10 अजला पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के बाकी मांदा सूबों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी तालीम और सेहत पर सबसे कम बजट मुख्तस होता रहा। बाद औकात मुख्तस बजट खर्च ना होने के बायस खजाने में वापस चला जाता रहा। वफाक ने मोहिउद्दीन वानी को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और मोहिउद्दीन वानी ने तैनाती के फ़ौरन बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। इससे कबल इलाके में तालीम, सेहत और सयाहत के शोबे में कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका था। कहीं खित्ते में स्कूलों की इमारत जो थी वो खस्ता हाल थी, तो कहीं उन इमारत में फर्नीचर नहीं था। कहीं दोनों सहूलतें मौजूद थीं तो असातिज़ा की कमी का सामना था। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने SDGs को सामने रखते हुए 1 साल के मुख्तसर अरसे में स्कूलों में तमाम ज़रूरी सहूलतें फराहम करने का बेड़ा उठाया और बच्चों में बीनाई की कमज़ोरी, स्टंटिंग के हवाले से एक सर्वे करवाया गया तो पता चला कि दूर अफ्तादा इलाकों के स्कूलों में बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं मिल पा रही थी और बीनाई के भी मसाइल थे। मुख्तसर अरसे में स्कूल में बच्चों के लिए लंच का इंतज़ाम किया गया और साथ ही जिन बच्चों की बीनाई कमज़ोर थी उन्हें मुफ्त ऐनक भी फराम की गई। मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में लड़कियों की इनरोलमेंट बढ़ाने, स्कूलों में जदीद लैब्स, करियर काउंसलिंग, डिजिटल मटीरियल की फराहमी, IT पार्क्स, असातिज़ा की तरबियत, करियर फेस्टिवल की अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले असातिज़ा के लिए रिवॉर्ड्स जो हैं उनको दिए गए और दीगर अहम इकदाम उठाकर सरकारी तालीमी इदारों के मयार को बुलंद करने की कोशिश की गई। इसके अलावा सेहत के शोबे में इस्लामाबाद में वाक़े निजी अस्पताल के ताउन से 60 कंसल्टेंट्स की खिदमात हासिल की गई, जिससे मकामी सतह पर इलाज और मुआलजे की सहूलतों में बेहतरी आई। सयाहत गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आमदनी का अहम जरिया है। इस शोबे को बेहतर मनसूबाबंदी और पॉलिसीज़ के जरिए जदीद खतूत पर इस्तवार करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स को फ़रोग मिल रहा है, जैसे कि आप आइस हॉकी इसमें सर फहरिस्त हैं। हम अमूमन बात कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल डिबेट्स,
कभी क्रिटिसिज्म डिस्कस हो रहा होता है, कभी स्टेटमेंट्स डिस्कस हो रहे होते हैं, और पाकिस्तान से हमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा जो है वो नेगेटिव खबरें मिल रही होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ नेगेटिविटी ही हर तरफ स्प्रेड हो रही है, या सिर्फ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा, या अच्छा हो नहीं सकता। कहीं पर हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है, कहीं पर ये नज़र आता है कि विल नहीं है, कहीं पर हमें ये सुनने को मिलता है कि हम कर ही नहीं सकते। सो हमने जीबी की सूरत में ये एक टेस्ट केस के तौर पर देखा है कि अगर कमिटमेंट हो जो आपके रिसोर्सेस हैं उनको मोबिलाइज किया जा सकता है, और चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, ब्यूरोक्रेसी को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका काम जो है, जो राइट मैन फॉर राइट जॉब, वो उन्हें करना है। उसका हम एक अमली नमूना गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे ये आगे बढ़ सकता है, ये सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा, और इसको दूसरे सूबों में किस तरह अप्लाई किया जा सकता है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी गिलगित बंद मोहिउद्दीन वानी साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं ज़रा आपसे जो है वो 3-4 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में, मसलन हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत होती है, डेवलपमेंट पे बहुत बात होती है, जो कि हमारी शायद रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बात जिस पे होनी चाहिए वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है। इन सेक्टर्स में दुनिया जितनी तरक्की कर गई है, हमारी स्टैंडिंग अभी वो नहीं है। जीबी का जो हम मॉडल देख रहे हैं, ये जितने मुख्तसर अरसे में आपने किया, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे पहले एजुकेशन में ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं कहीं से, कैसे कर रहे हैं ये सारा कुछ? ज़रा पहले मुझे एजुकेशन पे समझाइएगा कि क्या कर लिया है और क्या करने जा रहे हैं। सर, मैं थोड़ी सी आपकी बात करना चाहूँ। जीबी का जो दुनिया भर में एक इमेज जाता है, वो इमेज जाता है या ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, या यहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज़ रहते हैं। पाकिस्तान में भी यही जाता है। हाँ, यही है। तो टूरिस्ट का तो जो कि जीबी का नॉर्दर्न एरियाज़ का ज़्यादा फोकस है, तो लेकिन सब कुछ बहुत कम लोगों को ये आगाही हासिल है कि एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू बोथ। एजुकेशन आपकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, एजुकेशन आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है, एजुकेशन आपकी पॉवर्टी रिड्यूस करती है, एजुकेशन प्रमोशन ऑफ पीस है, एजुकेशन इंटर सेक्टेरियन हार्मोनी क्रिएट करती है। तो जब मैंने ज्वाइन किया आज से 1 साल कुछ 1 आध महीना पहले, तो मैंने कहा कि 18-19 डिपार्टमेंट्स हैं और तमाम को मैं बैक वक्त उतनी तवज्जो नहीं दे सकूंगा या 100% नहीं दे सकूंगा, तो मुझे कुछ तरजीहात का तयन करना है। तो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब और कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में लिया और 3-4 सेक्टर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया जिन पे हम ज़्यादा तवज्जो देंगे और वसाइल को अप्रोप्रिएटली यूज़ करेंगे। उसमें एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टूरिज़म शामिल था। एजुकेशन को स्टार्ट इसलिए लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट का ये की फैक्टर है, और एजुकेशन में स्कूल, हायर एजुकेशन, स्किल एजुकेशन, और उसको कंबाइन किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को हमने इकट्ठा रखा। जहाँ तक आप वसाइल की बात करते हैं जी, वसाइल हमेशा शॉर्ट रहेंगे दुनिया भर में तमाम जगह। बात यह है कि आपने उनको एफिशिएंटली कैसे यूज़ किया है। तो हमने अपनी तरजीहात में एजुकेशन, IT और हेल्थ में हमने वसाइल का रुख मोड़ दिया, और इस दफ़ा हमने एजुकेशन में जो स्पेंडिंग है वो डेवलपमेंट साइड पर तकरीबन 22% कर चुके हैं और नॉन डेवलपमेंट साइड पे हम 17% कर चुके हैं। तो एजुकेशन आफ्टर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ये 3rd नंबर पे आ गया है स्पेंडिंग में। ना सिर्फ स्पेंडिंग अच्छी की है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम की है, ट्रेनिंग पे, रिक्रूटमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने पे, उस पर हमने ज़्यादा की है, जिसका रिटर्न बहुत ज़्यादा है। आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते हैं, लोग रिक्रूट करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी की इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं लगता और रिटर्न्स फ़ौरन आते हैं। तो प्लस हमने पार्टनरशिप्स ढूंढी पाकिस्तान से, डाउन से, दूसरे सूबों से, बिजनेसमैन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इंगेज किया कि वो भी आके हमें सपोर्ट करें। लेकिन उस सपोर्ट करने से पहले हमने पहले 6 महीने खुद परफॉर्म किया। जब आप खुद परफॉर्म करते हैं तो आपको लोग ज्वाइन करते हैं, पहले से डिमांड नहीं करनी। खुद परफॉर्म किया, क्या आपने गवर्नमेंट के फंड से ये प्रोजेक्ट्स किए या CSR? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, गवर्नमेंट के फंड आते आते लेट प्लानिंग करके प्रोसेस है हमारे। तो पहले हमने CSR से स्टार्ट किया, लाइब्रेरी स्टार्ट की, इवन अपनी जेब से हमने कुछ कंप्यूटर मॉडल दे दिया आपने CSR के, कुछ अपने कुलीग्स ने खुद पैसे इकट्ठे करके स्टार्ट लिए, IT लैब सर्विस से लाइब्रेरीज बनाई। ये सब कुछ CSR और दोस्तों यारों के पैसों से हुआ। उसके बाद जब ये स्टार्ट हो गया तो फिर गवर्नमेंट का पैसा भी प्रोजेक्ट्स की सूरत में आना शुरू हो गया, और हमने स्मार्ट प्रोक्योरमेंट्स की, हमने इनोवेशन की गवर्नेंस में, ताकि टाइम कम हो जाए, रेड टेप ख़त्म हो जाए, इनोवेशन हो, कोलैबोरेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो,
फास्ट ट्रैक पे चीज़ों को डाला ताकि उनको एजुकेशन और इसके रिजल्ट्स विजिबल भी हों, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी आए। साथ ही हमने पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड रखा कि ये रिजल्ट्स आपको लॉन्गर रन में आपका कैपिटल देंगे। इसमें हमने ना सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिटिकल लीडरशिप बल्कि अपोजिशन की पॉलिटिकल लीडरशिप उनको भी हमने ऑन बोर्ड किया कि खुदारा आप इसमें हमें सपोर्ट करें। गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म और चीज़ों में करें, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ और IT में आपके हमें सपोर्ट करो। लकीली गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों साइडों से हमें इन इनिशिएटिव्स में सपोर्ट ऑन पॉलिसी इश्यूज दे आर टुगेदर। एजुकेशन की हद तक और IT और हेल्थ सोशल डेवलपमेंट में दे आर हेल्पिंग अस, दे आर नॉट स्टॉपिंग अस फ्रॉम डूइंग थिंग्स। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये सूबा ज़ाहिर इसको हम पाकिस्तान का अभी तक हिस्सा नहीं बना सके ड्यू टू सम रीजंस। ये यहाँ लैप्स हो जाते थे फंड्स, आप उसको लैप्स भी नहीं होने दे रहे, तो पहले क्यों लैप्स हो जाते थे, अब क्यों लैप्स नहीं हो रहे, और मजीद फंड्स आ रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं अब? क्योंकि पहले तो आपने मॉडल करके किया ना, अब ज़ाहिर है जब एक्सपेंड कर रहे होंगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा होगा, तो वो उसको कैसे अब कवर अप करेंगे? एक तो ये कि लैब्स और नॉन लैब्स की बात नहीं, एफिशिएंट यूज़ की बात है कि सही जगह पे लगे और इसके रिजल्ट्स आपको मिले। और चूंकि ये एजुकेशन सेक्टर में मैंने कहा एक्सपेंडिचर फॉरन हो जाता है, तो जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो सालों लग जाते थे, यहाँ वो सिलसिला नहीं है। इसलिए हमें पता होता है मेजरेबल टर्म्स में हम एक्सपेंडिचर को मेजर कर लेते हैं। और हमारा कोई प्रोजेक्ट भी एजुकेशन का स्टार्ट हुआ 6 महीने के बाद नहीं गया, 6 महीने से पहले कंप्लीट हो गया। तो एजुकेशन में हमने इसी तरह किया, लाइब्रेरीज, IT लैब्स, सोलराइज लैब्स, मेकर स्पेस, रोबोटिक्स लैब, टीचर ट्रेनिंग, उसमें भी हमने पार्टनरशिप की। फेडरल गवर्नमेंट से भी हमें सपोर्ट आई। फेडरल गवर्नमेंट ने हमें 2-3 इनिशिएटिव्स में सपोर्ट किया। हमें NCA का कैंपस मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, गिलगित में स्टार्ट हो गया है। जून के एंड में अंडर ग्रेड की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। हमने नस्ट के साथ पार्टनरशिप की है, उनको डाटा साइंसेज, AI और ब्लॉकचेन में वो हमारे तकरीबन 400-450 बच्चों को उन्होंने 1 हफ्ता पहले अपने कोर्सेज हाई एंड गिलगित और स्कर्दू में स्टार्ट करा दिए। फिर फेडरल गवर्नमेंट ने हमें 125 प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट करने का प्रोजेक्ट दिया है, जो इंशाल्लाह अगले 1 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूशन। फिर स्कूल मील्स प्रोजेक्ट्स में हमें पहले प्राइवेट सेक्टर से CSR सपोर्ट आई और अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट ने भी उसमें कॉस्ट पिक की है। मैं ये देख रहा था कि वो बाकायदा आपकी एक प्रेजेंटेशन है जिसमें बच्चों का BMI करके, जिस तरह लेटेस्ट मॉडर्न जिम्स में BMI किया जाता है, उसकी पूरी बॉडी की असेसमेंट करके फिर ट्रेनिंग कराई जाती है, फूड, डाइट, सो प्रॉपर उसके लिए प्रॉपर हमने बेसलाइन सर्वे किया, BMI कैलकुलेट की, ताकि जब हम 1 साल बाद उसको कंपेयर कर सकें जो हमारी हेल्थ की इंटरवेंशन हुई है उससे उनका देखिए आपका अंदाज़ा करें। हमारी एनरोलमेंट 25% बढ़ गई। जिन स्कूलों में हमने फ्री मील्स दिया है वहाँ पर अटेंडेंस रेट 60% से 95% चली गई है, रिटेंशन बढ़ गई है। अच्छा, बच्चों की जिनकी आईसाइट कमज़ोर थी, जिनको मैंडेटरी स्क्रीनिंग की, उनको फ्री क्लासेस दी है, तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग में इजाफा हुआ, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और हम असातिज़ा को भी इसका पार्ट बना रहे हैं, उनको भी हम फ्री मील्स देते हैं। वैसे हमने तो यूरोप में देखा है कि यूरोप के स्कूल्स में बच्चों की हेल्थ के अकॉर्डिंगली मील्स प्रिपेयर की जाती हैं स्कूल्स में। ये मील गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया भर में जितने हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि नए नहीं है, दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं ना कहीं हो रही थी, हमने इनको एक जगह कंबाइन किया है। और GB इज़ अ स्केल फॉर सक्सेस। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तकरीबन 22 से 25 लाख आबादी है। अगर हम यहाँ कामयाब नहीं हो सकते तो हम पूरे पाकिस्तान में कुछ एरियाज बड़े कंजर्वेटिव भी हैं वहाँ पर, बड़ी एजुकेशन को लेके, या जिस तरह आप NCA का बता रहे हैं कि वहाँ पर कैंपस खोल लिया है, आर्ट को, कल्चर को लेके रेजिस्टेंस भी वहाँ पर देखने को मिलती है, उसको किस तरीके से आप एड्रेस उसमें भी देखें? कुछ एरियाज में थी रेजिस्टेंस, लेकिन वहाँ भी हमने स्कूल ओपन अप कर दिए, पर्टिकुलरली वुमेन एजुकेशन, वहाँ भी हमने गर्ल्स स्कूल ओपन अप कर दिए। गर्ल्स का इंटरेस्ट अब वालिदैन खुद लेके आते हैं बच्चियों को। हमारी इस दफ़ा बच्चियों की एनरोलमेंट जो नहीं डबल हो गई है उन कंजर्वेटिव एरियाज में। तो हमारे पास जगह नहीं बची स्कूलों में, हमें एडिशनल स्कूलों की बिल्डिंग्स खाली करानी पड़ रही हैं। मैंने एक स्कूल जेल को कन्वर्ट कर दिया स्कूल में, एक और दफ्तर को कन्वर्ट कर दिया स्कूल में, NCA और बाकी जगह बच्चों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बना दिया GB में। फिर एक और वर्किंग वुमेन हॉस्टल हमने कमिश्नर हाउस को कन्वर्ट कर दिया इंशाल्लाह। सो हमारे पास तो डेस्परेशन ये है कि हमारे पास अब हमने एक मेगा प्रोजेक्ट अप्रूव किया जिसमें हम 55 स्कूलों में एडिशनल कमरे बना रहे हैं, ताकि वो जो बच्चों की एनरोलमेंट में डिमांड आई है, 15% सर्ज आई है हमारे पास एनरोलमेंट में 1 साल में, उस सर्ज को अकोमोडेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कमरे बनाने पड़ रहे हैं, वो भी बन रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। फिर हमने जो रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स के बाद जो हमने स्कूलों में इंटरवेंशंस की हैं उनको खूबसूरत किया है, इक्विप किया है। उसके बाद 70% जो नई एनरोलमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर से शिफ्ट हो गई है वापस पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में। तो पब्लिक स्कूल फीस कोई नहीं है। प्लस हमने इनकी इवनिंग कोचिंग मार्केट से, प्राइवेट सेक्टर से हायर करके
CSR के जरिए वो फ्री कर दी है। तो लोगों का स्टेक हमने और इंटरेस्ट हमने और कॉन्फिडेंस पब्लिक सेक्टर के स्कूलों में बढ़ाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा एनरोलमेंट में चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो रही हैं और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना पड़ रहा है टू कोप अप विद द डिमांड। अच्छा, अब जरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे बताइएगा कि वो क्या है वहाँ पर, किस तरीके से? इट्स द मोस्ट पीसफुल एरिया ऑफ पाकिस्तान, दैट इज द पॉइंट। जो सेक्टेरियन एलिमेंट है वो सिमरिंग होता है, लेकिन वो लॉ एंड ऑर्डर का पार्ट नहीं है। क्राइम रेट नहीं है, कई जगह तो पुलिस ही बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है और कोई साल में 1-1, 2-2 FIR होती है मैक्सिमम। तो वहाँ कोई टूरिज्म के लिए भी स्पेसिफिक पुलिस का डिवीजन है, कोई बनाया आप लोगों ने? सेपरेट टूरिस्ट पुलिस बनाई है जो कि बेसिकली फैसिलिटेशन पुलिस है, जो कि लोगों को रेस्क्यू करती है, रिलीफ देती है, फैसिलिटेट करती है। आपको KKH में मिलेगी, आपको JSR में मिलेगी, आपको बाबू सर से डाउन मिलेगी। तो यू विल फाइंड देम एज ए हेल्पिंग हैंड, दे आर मोर ऑफ अ हेल्पिंग हैंड। आपको ट्रैकर्स को वो सपोर्ट कर रही होती है, बोल्डर्स हटा रही होती है, माउंटेनियर्स को रिट्रीव कर रही होती है, उनको रेस्क्यू कर रही होती है। इट्स अ गुड पुलिस और बड़ी लोकल पुलिस है। इनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हमने डिफरेंट प्रोविंसेस में उन जगह कराई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान लोग टूरिज्म की वजह से ज़्यादा फोकस करते हैं, अब ये जो आप इनिशिएटिव्स बता रहे हैं ये मतलब एक खुशाइंद भी है, ये अच्छी खबरें हैं, ताज़ा हवा का झोंका है कि वहाँ पर एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफरेंट सेक्टर्स में काफ़ी काम हो रहा है और उसमें आप प्राइवेट सेक्टर की हेल्प और गवर्नमेंट दोनों, क्योंकि अब सारे गवर्नमेंट्स दुनिया में कहीं पे भी सारा बर्डन गवर्नमेंट्स नहीं उठा सकती। एंटरप्रेन्योरशिप है, नए बिजनेस एवेन्यूज होते हैं जो सपोर्ट करते हैं सिस्टम को। मुझे ये बताइएगा कि ये लोग जो बाय रोड ट्रैवल करते हैं, यहाँ से जाते हैं टिल पाक चाइना बॉर्डर तक, वहाँ पर हम देखते हैं अच्छे रेस्ट एरियाज़ नहीं होते थे या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती थी जिसकी वजह से लोग बड़ा सफ़र करते हैं। सो उसके लिए भी कुछ किया? फॉर द लास्ट 2 years की काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और इस साल भी हम एडिशनल प्रीफैब टॉयलेट्स लेकर आ रहे हैं रास्ते में ताकि लोगों को ये इशू ना हो। तकरीबन 60 से 70 हम प्रीफैब टॉयलेट्स डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लगा रहे हैं। प्लस अब टूरिस्ट जो रिजॉर्ट्स बने हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस हमें पार्टनर्स मिले फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन कॉर्पोरेट पार्टनर्स मिले जो कि हमें इन टूरिस्ट एरिया को ब्यूटिफाई करने में और इस तरह की फैसिलिटेशन करने में वो हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं। इट्स अ लॉन्ग रन, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग 2-3 years में ये रेस्ट एरिया ज़्यादा डेवलप। स्पोर्ट्स पे क्या आपने किया? बिकॉज़ स्पोर्ट्स पाकिस्तानियों का तो आपको पता है कि इस वक्त आप देखें, इस वक्त GB में जश्न बहारा पोलो फेस्टिवल हो रहा है, फिर आपके यहाँ क्रिकेट फेस्टिवल होता है, फिर हम निगर स्टेडियम में दुनिया नगर का जो 9000 फीट पे जो हाईएस्ट माउंटेन एरिया पे स्टेडियम है वो डेवलप किया है। फिर हम विंटर में इवनिंग गेम, वो जो विंटर गेम्स हम कराते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स में। फ्रोजन लेक्स के ऊपर आप देखेंगे आइस हॉकी हो रही है, लॉट ऑफ फन इज हैपनिंग। सरफरंगा में डेजर्ट रैली होती है, पैराग्लाइडिंग्स हो रही है, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। यू मस्ट कम एंड सी GB इंशाल्लाह। सो व्हाट अबाउट हेल्थ? हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू है हमारे यहाँ, जो रिमोट एरियाज़ हैं उसमें तो हेल्थ मतलब लाइक एक बड़ी नायाब चीज़ है ये फैसिलिटीज़ होना। तो हेल्थ में क्या? क्योंकि मैं 3-4 साल पहले गया था तो मुझे पता चला था कि कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं था वहाँ और बड़ी प्रॉब्लम्स थी 3-4 साल पहले की। मैं आपको बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। हेल्थ में से आपको 2 मिनट में बताता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट चलास में और डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थी 72 साल से, तो औरतें या मर जाती थी बेचारी या उनको रेफ़र किया जाता है इस्लामाबाद। अब हमने जब देखा कि लोकल कंसल्टेंट्स की एक लिमिट से ज़्यादा तादाद नहीं मिल पा रही तो हमने इसको मार्केट में फ्लोट किया, बेड फ्लोट की, उसमें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उसकी हमारे साथ पार्टनरशिप हुई। नो वी हैव सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 66 कंसल्टेंट, 40 पहुँच गए जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में प्लेस हो गए, इंक्लूडिंग चलास एंड अस्तोर जो कंजर्वेटिव एरियाज हैं। ख़वातीन भी पहुँच गई हैं, सारा कुछ। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एंड नेशनल डॉक्टर्स। अब आपको चलास जहाँ पर 5 डॉक्टर होते थे वहाँ 55 कंसल्टेंट्स एक हॉस्पिटल में। हमने इक्विपमेंट भी पहुँचाया है, छोटे छोटे 10 बेडेड हॉस्पिटल्स भी फंक्शनल कर दिए हैं, डॉक्टर्स को वॉक इन कर इंटरव्यूज़ करके भी प्लेस किया है। तो काफ़ी हद तक डॉक्टर्स की शॉर्टेज को हमने रिड्यूस किया है, वहाँ पर इक्विपमेंट भी पहुँच गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ GB पे कर रही है ये सारी जो इनका अपने फंड से किए जी, अपने फंड से पे कर रहे हैं। सो इसका आपको फ़ायदा बेसिकली ये है कि ज़ाहिर नई रिक्रूटमेंट करें डॉक्टर्स का। रिमोट एरियाज़ में अमूमन डॉक्टर्स अपनी चाहते भी नहीं है कि पोस्टिंग्स हो, तो वो प्राइवेट सेक्टर इसको एड्रेस कर रहा है और वो रिप्लेस करते रहते हैं। वो मार्केट सैलरीज है ना, मार्केट सैलरीज में दे डोंट हैव अ चॉइस टू गो फॉर अ गुड स्टेशन। अच्छा, दो बातें हैं। जो प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए हैं यहाँ पर, ये सस्टेनेबिलिटी इनकी कैसे हो, ये कैसे सस्टेन करें? कल आप नहीं हो, कोई और पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वो सस्टेनेबल होगा नहीं होगा? हमारे तो देखते हैं रिवर्स लगता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये बताएं कि क्या ये मॉडल, क्योंकि GB की हद तक तो ठीक है बिकॉज थोड़ा और डिफरेंट एनवायरनमेंट है वहाँ, ये पाकिस्तान के और सूबों में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है?
पहली बात जो सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल सस्टेनेबल है, क्योंकि इसमें कई एक्टिविटीज़ अब इरिवर्सिबल हो गई है। मिसाल के तौर पर हमने पाकिस्तान के लिए हमने एक पायलट बनाया है पूरे जीबी में एंटरप्रेन्योरशिप का करिकुलम, जो हमने 6ठी से 10वीं के बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया, उनके सिलेबस में इनकॉर्पोरेट करा दिया, तो वो बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने उनको स्टेम फेलोज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, हमने उनको कंप्यूटर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो कि इरिवर्सिबल है। हमने पहली दफ़ा टेक फेलोज़ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, हम एजुकेशन फेलोज़ ला रहे हैं। हमने स्मार्ट स्कूल की ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ट्रेनर्स हैं, इंस्ट्रक्टर्स हैं जो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और स्टेम पढ़ाते हैं। फिर दूसरा ये है कि हम पाकिस्तान कुछ इन्वेस्टमेंट्स इमीडिएट नेचर की थी जो 5 साल तक सस्टेन करेंगी। जिस तरह हमने जीबी के तमाम हायर सेकेंडरी स्कूल्स को स्मार्ट स्कूल्स में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटली स्मार्ट स्कूल। अब वहाँ पर वीडियो एडिड मटेरियल ऑफलाइन सर्वर से बच्चे ब्लेंडेड लर्निंग में सीख रहे हैं, मास्टर ट्रेनर्स उनके साथ है, तो एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बन गया है। कौन हुकूमत चाहेगी, कौन लोग चाहेंगे कि ये सिस्टम रिवर्स हो जाए? तो हमने पॉलिटिकल कैपिटल एजुकेशन, हेल्थ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रिएट कर दिया है जो इसको सस्टेनेबल रखेगा। 30 seconds. Can we apply this whole planning and process planning into other provinces? बिल्कुल जी, डन। मतलब ये स्केल है, इसको स्केल अप कर ले, कोई मसला नहीं। ये मैं और जो कुछ मैंने सीखा और यहाँ अप्लाई किया, मैंने दूसरे सूबों में, मैंने सिंध में सर्व किया, मैंने पंजाब में सर्व किया, छोटी छोटी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने हर जगह से लर्न की है, तो वो जाके वहाँ अप्लाई कर दी, तो दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट इट। थैंक यू सो मच। मोहिउद्दीन वानी साहब, चीफ सेक्रेटरी बल्तिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में बता रहे थे। बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, पाकिस्तान में अच्छा भी हो रहा है, और हम कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर और सूबों के अंदर भी जहाँ पर अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो बुरा है उस पर क्रिटिसिज्म किया जाए, जो बेहतर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरह सोसाइटीज़ आगे बढ़ती हैं। हर वक्त जो है वो क्रिटिसिज्म से जो है वो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ते। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।